याद आती है कि कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से जल निकलेगा, कोशिश कर पौधों को पानी दे बंजर भूमि से फल निकलेगा, जो है आज थमा थमा कोशिश कर वह चल निकलेगा। तो आप आती है जो कि उपन्यास का एक अलग से यूनिट देता है, वो बहुत अच्छी बुक है। आप जरूर एक बार ले लीजिए। और टेक्स्ट बुक पे अगर आप टेस्ट लगाते हैं प्रीवियस ना हो कि हम इतिहास का एक अलग से टाइम टेबल बना रखे हैं कि इतिहास इतने, याद आती है कि कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से जल निकलेगा, कोशिश कर पौधों को पानी दे बंजर भूमि से फल निकलेगा, जो है आज थमा थमा कोशिश कर वह चल निकलेगा। तो आप लगे रहिए, अपने तरफ से मेहनत करते रहिए, जीवन में आपको सफल। सबसे पहले मैं विद्यार्थियों के लिए एक ही बात कहूंगा कि आप कभी हार मत मानिए, चाहे आपका एक बार में जेआरएफ हो चाहे 2 बार में जेआरएफ हो, लेकिन आप लगे रहिए। एक ही बात, आपने जीआरएफ की जो तैयारी करने के लिए आपने कोचिंग कहीं से ज्वाइन किए थे या आपने सेल्फ स्टडी किए थे? मैंने सेल्फ स्टडी से किया हुआ है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग भी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अपना बेसिक अच्छा कर रखा है। जैसे प्रास्नातक में या स्नातक में आपने पढ़ाई अच्छे से की है, तो अपने उसी विषय को से संबंधित आपका जेआरएफ होता है। तो पाठ्यक्रम में जो आपके एमए और बीए में रहता है वही आपके जेआरएफ में होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हाँ जिनको बहुत जिनकी मतलब बेसिक बहुत वो नहीं है, कोई अच्छे उनको गुरु मिल रहे हैं हम्म। जिनसे बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आती है, तो आप ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम में बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर में क्या अंतर होता है, और कौन सा पेपर को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कौन सा टाइम पर कम लेना चाहिए, तो थोड़ा बताना बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को अगर देखा जाए तो दोनों बराबर इम्पोर्टेंट रखते हैं। बस ये मायने रखता है कि आपका फर्स्ट पेपर में कुछ जो यूनिट्स हैं, जैसे डीआई हो गए, ठीक है, मैथ का यूनिट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, चाहिए। इनमें आपकी पकड़ कैसी है। हम्म। अगर इनमें आप अपने आप को कमजोर पाते हैं तो आपको सेकंड पेपर पे साधारणतया आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हम्म। क्योंकि आप फर्स्ट पेपर में अगर इन यूनिट्स पे बहुत काम भी कर लेंगे हम्म। तो भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप गलत करके चले आएंगे। और ग- सेकंड सेकंड गलती कहाँ होते हैं, थोड़ा बताना चाहिए। गलती यहाँ होता है कि जैसे मान लिया आर्ट्स आप बैकग्राउंड के हैं हम्म। और आर्ट्स कभी आपने मैथ नहीं पढ़ा, तो अब जब अचानक आपके सामने मैथ आता है तो आप 6 महीने मैथ सीखने में अगर लगाएंगे हम्म। तो आपके और यूनिट आपके छूट जाएंगे। हम्म। तो आप ऐसा करिए कि जैसे हायर एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इन सब पे टाइम दे करके अच्छा स्कोरिंग एरियाज कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर का आप क्या क्या रणनीति रहा है, थोड़ा बताना चाहिए। हाँ, यूजीसी नेट में जैसा आपको पता है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों इंपॉर्टेंट लगते हैं। जो मेरी रणनीति रही फर्स्ट पेपर को लेकर के, चूंकि मेरा मैथ थोड़ा अच्छा है और उसके बाद रीजनिंग अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, तो इसलिए मैं इसको दो कैटेगरी में और लोगों के परसेप्शन से भी बताऊंगा कि इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। एक स्टूडेंट जिनको मैथ पूरा आता है हम्म। और एक स्टूडेंट जिनको मैथ नहीं आता है। हम्म। अगर इस कैटेगरी में देखें तो आपको डीआई पे या मतलब अगर अगर बेसिकली थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप ध्यान दे सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो आप उस पर अपना समय मत गवाइए। हम्म। आप सबसे पहले हायर एजुकेशन हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, इन्वायरमेंट के बाद आईसीटी हुआ, रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ और कम्युनिकेशन हुआ, ये सब ऐसे यूनिट्स हैं जो अगर आप मेहनत करेंगे तो 5 में से 3 4 अगर आप कर सकते हैं, हम्म। तो मान लिया हर यूनिट को उठा करके डीआई को केवल निकाल दें और मैथ्स वाले यूनिट को निकाल दें, तो 5 और 5 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से अगर आपने तुक्का भी मारा तो 2 4 आपके सही हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपके बचे 40 क्वेश्चन। हम्म। 40 क्वेश्चन जो आपके बचे, 40 में से अगर हर यूनिट में 3 4 क्वेश्चन आप सही मारते हैं, अगर थोड़ा सा आपने मेहनत किया है परिपक्वता से, तो आप नियर अबाउट 30 प्लस जा सकते हैं। और 30 प्लस अगर आप फर्स्ट पेपर में जा रहे हैं तो आप जेआरएफ के लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि पार है, आपकी हम्म। नैया पार है। और जो स्ट्रेटजी की रही बात, मैंने जो नोटिस किया है कि एक बार आपको केवीएस मदान या फिर दृष्टि की जो फर्स्ट पेपर की बुक आती है, इनमें से एक ना एक बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि बुक पढ़ने से बेनिफिट क्या होते हैं कि आप क्वेश्चन के रेफरेंस को पकड़ेंगे हम्म। कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। केवल आप यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ करके जाते हैं तो उससे एक समस्या उत्पन्न होती है कि वो बहुत सरल भाषा में पढ़ाते हैं, और वो सरल भाषा आपके पेपर के लैंग्वेज को पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत। दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको बुक
से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब रही बात मेरी स्ट्रेटजी, तो मैंने ऐसा किया था कि सबसे पहले हायर एजुकेशन पढ़ लिया। अब हायर एजुकेशन के वो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आयोग के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुदालियर आयोग, सैडलर आयोग। तो मान लिया हमको पता है कि सैडलर आयोग कब बना या मुदालियर आयोग कब बना, 1917 में कि किस में, या फिर राधा कृष्णन आयोग कब बना। तो इससे एक बेनिफिट होता है कि एग्जाम में आपने इतने क्वेश्चन अगर मार के आए हैं हायर एजुकेशन, तो आप थोड़ा श्योर हो जाते हैं कि हाँ मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं, तो लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है। फिर लास्ट में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड करा था। लेकिन अगर सीरियल वाइज मेरा देखा जाए तो हायर एजुकेशन, फिर इन्वायरमेंट, फिर इन्वायरमेंट के बाद मैंने किया आईसीटी, क्योंकि ये तीनों हमारे लिए स्कोरिंग एरियाज थे। फिर आईसीटी के बाद मैंने किया कम्युनिकेशन, छोटा है और थोड़ा सा बढ़िया नंबर उठाने में वो करता है। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल रीजनिंग। फिर लॉजिकल रीजनिंग के बाद फिर मैंने किया क्या बोलते हैं डीआई, और डीआई के बाद मैथ्स का कुछ पोर्शन था वो मैंने किया। फर्स्ट पेपर के लिए आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे क्या? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। कितना इम्पोर्टेंट होता है बताना चाहिए प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आप टेक्स्ट बुक एक है एप्लीकेशन, टेक्स्ट बुक आप जरूर एक बार ले लीजिए। और टेक्स्ट बुक पे अगर आप टेस्ट लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो लगभग सेम टू सेम क्वेश्चंस देता है। चूंकि उसमें एक कंपटीशन भी आपका होता है, जब आप पेपर लगाते हैं तो आपको दिखाता है बाद में कितना रैंक है, कितना क्वेश्चन आपने सही किया, आपके वीकनेस क्या है, आप किस एरिया में आपकी कमजोरी दिख रही है। तो उससे क्या होता है, एक हेल्प मिलता है कि हाँ मुझे ये एरियाज पे काम करना है। और रही बात अगर सोर्सेस की, सोर्स इसके बाद अगर सोर्सेस की रही बात आप फर्स्ट पेपर के, तो मैंने फर्स्ट पेपर में अलग अलग कैटेगरी में, किसी को कुमार भरत सर पूरे समझ में आते हैं, उन्होंने पूरा यूट्यूब कर लिया। हाँ, लेकिन मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एक बुक किया, लेकिन सब टॉपिक के लिए, जैसे मान लिया हायर एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, मैंने शिव सर के वीडियोस देखे। फिर इसके बाद अगर आ जाते हैं आईसीटी पे, आईसीटी पे जेआरएफ अड्डा पे एक मैडम पढ़ाती है, उनका मैंने वीडियो देखा। क्या लॉजिकल नाम बताना चाहें आप कोई? जेआरएफ अड्डा पे उनका नाम, मैम का नाम मैं इस समय भूल अच्छा, रहा कोई हूँ। नहीं। जेआरएफ अड्डा पे हैं, काफी अच्छा उनका आईसीटी पे पकड़ा है। और इसके बाद कुमार भरत सर का भी मैंने आईसीटी का वीडियोस देखा था, जो कि काफी अच्छा है, बहुत अच्छा वीडियोस है। इसके बाद फिर मैंने किया आईसीटी के बाद मैंने अगर देखा है टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का, ये पोर्शन मैंने डीके गुरु ट्यूटोरियल है उनसे मैंने देखे थे। तो ऐसे हर यूनिट के मैंने अलग अलग टीचर पकड़ रखे थे। लॉजिकल रीजनिंग के डॉक्टर प्रीति मैम है, जो शायद टेक्स्ट बुक वाले जो चैनल चलता है शायद उस पे पढ़ाती है। आपने नोट्स बनाए थे क्या, या आपने बुक से ही पढ़ हाँ, लिए थे? नोट्स बहुत जरूरी है। आप नोट्स जब भी आप पढ़े, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ते हुए आपने एक नोट्स बना लिया, तो लगभग नोट्स बहुत संक्षिप्त बनाए कि एग्जाम के टाइम के लास्ट एक महीने में आप उससे बार बार रिवीजन कर सकें। और क्योंकि इतना ज्यादा हो जाता है नेट का मटेरियल कि बाद में वो रिवीजन नहीं हो पाता, तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब तो फर्स्ट पेपर का आपने सबसे अच्छे से बताया। सेकंड पेपर में बता दिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से सेफ जोन में बच्चे चले गए, और क्या करना चाहिए? सेकंड पेपर का अगर आप देखेंगे, पहले टोटल हम स्ट्रेटजी की बात कर लें अगर, तो सेकंड पेपर में हमने 3-4 बुक को पहले सबसे ज्यादा रेफरेंस दिया। एक दृष्टि की बुक थी, एक गोविंद पांडे, उसके बाद फिर एक बुक थी यूथ कंपटीशन की 13,000 की, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और बहुत सारे जगह पर जो क्वेश्चन आते हैं हिंदी से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को शामिल किया। 13,000 की जो वो बुक थी, और इसके बाद एक मटेरियल और मैंने किया टेक्स्ट बुक। ये 4 जगह का यूज किया मैंने। अब अक्सर इसमें मैं 2 कैटेगरी के लड़कों को बांटता हूँ, एक जो नए अभी एस्पिरेंट हैं, नए तैयारी करने वाले हैं, और एक जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं और थोड़ी बहुत तैयारी वो कर चुके हैं। अगर जो थोड़ी बहुत तैयारी कर चुका है, अगर उसकी बात करें हम, तो उसका क्या होता है कि वो साहित्य का इतिहास या फिर बुक्स वगैरह थोड़ा बहुत वो पढ़ चुका नॉलेज, होता हाँ है, नॉलेज पढ़ में चुका रहता है होता कौन सा है। बुक। लेकिन जो नया बच्चा आता है वो भी ये सब नहीं पढ़ चुका होता है। तो नए बच्चे के लिए अगर हम तैयारी की बात करें, तो उसको सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को खत्म करना है, पूरे सिलेबस पे पकड़ बनानी है। अच्छा, सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस के बिना तैयारी नहीं करना चाहिए। तैयारी नहीं करना है, पहले पूरे सिलेबस को पकड़ना चाहिए। उसके बाद अब जो आता है मेन तैयारी का पार्ट कि कैसे कहाँ पर क्या तैयारी करें। रही बात उपन्यास से, पहले शुरू करते हैं। अगर उपन्यास काफी ज्यादा है, बहुत सारी बुक लगी है, लगभग 13-14 बुक है हमारे उसमें, तो अगर 13-14 बुक उपन्यास के लगे तो सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें, सबकी भूमिका को पढ़ लें,
और इसके साथ एक यूनिट, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास भी एक यूनिट लगा हुआ है। तो हम इतिहास को कैसे पढ़ें, तो जैसे उपन्यास हम पढ़ रहे हैं, तो उपन्यास को पढ़ने के साथ साथ उपन्यास का इतिहास भी हम पढ़ें। मतलब ये, एक ही साथ तैयारी हो हाँ, जाए। ये ना हो कि हम इतिहास का एक अलग से टाइम टेबल बना रखे हैं कि इतिहास इतने टाइम पे पढ़ना है और उसके बाद बुक्स का अलग से टाइम टेबल बना। तो ऐसा ना करके जैसे उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उपन्यास के साथ, उपन्यास यूनिट के साथ हम उपन्यास का इतिहास भी खत्म कर लें। फिर उसके बाद कहानी आता है। और अगर बात किया जाए इस बुक का कि उपन्यास के लिए बुक कहाँ से, तो दृष्टि की जो पीछे वाला है पोर्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो यूथ कंपटीशन के हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभात प्रकाशन की एक बुक आती है जो अच्छा। कि उपन्यास का एक अलग से यूनिट देता है, वो बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ से लेकर के आप, इसके बाद अनुराज हिंदी एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है और भासमी एकेडमी है। इन दोनों लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है इस क्षेत्र में, हम्म। बहुत बड़ा काम किया है। आप जा करके उनके वीडियोज भी देख सकते हैं। इसके बाद रही बात कहानी का, तो कहानी एक बार छोटा यूनिट है तो कहानी को पूरे ढंग से पढ़ लीजिए पूरा। कहानी को पढ़ने के बाद प्रभात प्रकाशन की बुक उठाइए और दृष्टि की बुक उठाइए और कहानी का इतिहास एक साथ लेकर चलिए। ऐसे फिर नाटक का आता है, सेम स्ट्रेटजी बनानी है। निबंध का भी सेम। तो अगर आप ऐसे करते चले जाएंगे तो आप लास्ट में पाएंगे कि मेरे सारे यूनिट भी खत्म हो गए, हिंदी साहित्य का इतिहास भी खत्म हो गया। अच्छा, इसमें कुछ यूनिट रह जाते हैं जैसे काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र। अब भारतीय काव्य शास्त्र पे अगर देखा जाए तो भासमी एकेडमी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा राही एकेडमी करके है, राही एकेडमी ने भी भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे अच्छा काम किया। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। हम्म। इसके अलावा भाषा विज्ञान रही बात, भाषा विज्ञान आप एक बार दृष्टि से पढ़ लीजिए, ये हम्म। काफी है। दृष्टि दृष्टि से पढ़ने के बाद आप भासमी एकेडमी पे कुछ लेक्चर्स इसके पढ़े हुए हैं, वो लेक्चर्स पढ़ लीजिए, दोनों मिला करके आपके इनफ हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कितने आवर पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, मतलब जीआरएफ, नेट जीआरएफ के लिए आप जेआरएफ, कितना करते थे, थोड़ा बताना चाहिए। जेआरएफ के लिए अगर आप 4 महीने का पर्याप्त समय बनाते हैं तो मुझे लगता है कि बढ़िया समय है 4 महीने का। और 4 महीने की अगर आप तैयारी का अपना शेड्यूल बनाते हैं तो 6 घंटे 7 घंटे डेली पर डे के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अच्छा समय माना जाता है एक। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि जैसे दूसरे में तैयारी भी करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब का और नेट जीआरएफ की भी तैयारी करते हैं, वो कैसे बैलेंस बनाए। इसमें बैलेंस तो अगर ये डिपेंड करता है कि आप एक दो बार आपका सब्जेक्ट क्या रहा है, आपने क्या एमए में या बीए में आपने अच्छे से अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई की है। अगर पढ़ाई की है तो आप 3-4 घंटे इसको दे सकते हैं, 3-4 घंटे आप अन्य एग्जाम्स को दे सकते हैं जो भी आपका टारगेट है, जो भी लक्ष्य है। लेकिन इस एग्जाम को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपने अगर एमए किया है और जेआरएफ देना चाहते हैं तो कुछ तो आपका लक्ष्य होगा कि हम्म। जेआरएफ देकर के मुझे कुछ पाना है, या पैसे के लिए कि 50,000 महीने अगर पीएचडी में ले लिया तो हमको मिलने लगेंगे, या जो भी आपका एक उद्देश्य रहा होगा। तो आप इस एग्जाम को हल्के में नहीं ले सकते, तो 4-5 घंटे आपको देना पड़ेगा और 4-5 घंटे उस एग्जाम को भी दीजिए। जो नए बच्चे देख रहे हैं गाँव से, अभी जिसका बीए नहीं हुआ है या ट्वेल्थ में ही है, तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे और कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा सिलेक्शन होता है, कौन सा सब्जेक्ट से करना चाहिए, थोड़ा आप बताना चाहिए। आप सब्जेक्ट क्या, अपना अपना लड़कों का इंटरेस्ट होता है। किसी विद्यार्थी का इंटरेस्ट आर्ट साइड में है, किसी विद्यार्थी का इंटरेस्ट साइंस साइड में। अगर साइंस साइड में है तो आपको CSIR जेआरएफ का एग्जाम देना है। अगर आप आर्ट साइड में है तो आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है। आप रही बात आपका इंटर से, आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में जा रहा है, किस हम्म। फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन से ही इसकी तैयारी करिए। हम्म। ग्रेजुएशन से ही कैसे तैयारी करनी है, जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं केवल उसको ढंग से आप पढ़िए, अच्छा। उसको पढ़ लेंगे आप, इनफ हो जाएगा आपके। तो उस टाइम सिलेबस भी देखना चाहिए क्या, और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन भी साथ में ले चलना चाहिए। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो आप मान लिया ग्रेजुएशन में है, तो ग्रेजुएशन में आपको शुक्ल का, हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल की बुक है श्री रामचंद्र शुक्ल की, हम्म। उसको तो एक बार आपको पढ़ ही लेना चाहिए हम्म। ग्रेजुएशन में। हम्म। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हुए तो आप लग ही जाते हैं जेआरएफ के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप जेआरएफ के लिए लग ही जाते हैं, तो आपको तो तैयारी ही करनी है। तो उसके बाद आप, अगर आप शुक्ल का बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो भासमी एकेडमी पे क्या हुआ है कि शुक्ल सीरीज करके उन्होंने पढ़ा रखा है और बच्चन सिंह का सीरीज करके पढ़ा रखा है। तो इन दोनों को के वीडियोज को भी अगर आप देख लेंगे तो काफी हो जाएगा, आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा।